I would like to call Miss Mamta Mandal on the stage, who is the founder of Global Hindi Foundation, and she's also a business entrepreneur based from Singapore. So please put your hands together for her. Global Hindi Foundation is a social enterprises headquarters in Singapore promoting Indian language, especially Hindi, as a global language with her initiative Prerana Awards for Indian Language and Hindi Excellence Smriti, engaging corporates to engage with Hindi as an important professional skills. And now I would like to call Mr. Atul Tiwari sir on the stage. Please put your hands together for him. Please stage पे आइए sir. He's a playwright, theatre maker by passion, screenplay writer by profession, an accidental actor and a consumist museum maker. Atul sir has directed dozens of plays, written over a score films, acted in several hit films as well, and made many museums all over the country. His latest film, Mujib, also released last week. So clap your hands please, sir, and as well as his movie. अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और इतनी समय से पेशेंटली हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा ही मिलता रहा है और इसकी हमें बड़ी ही प्रसन्नता है कि यथाकथा के मन से आज मुझे आपसे बात करने का भी मौका मिल रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ, क्योंकि आपकी जो लेखनी का एक जर्नी रहा है वो इतने सारे अलग अलग आयामों से गुजरता हुआ पहुँचा है। और अब आप चूँकि एक्टर भी हैं, तो आप जब बैकग्राउंड में लिखते हैं और जो फ्रंट में आता है, तो उसमें क्या अंतर दिखता है आपको एज अ राइटर, जो आपने कंसीव किया या जो लिखा गया वो जब एक्टर डिपिक्ट करते हैं, कहाँ तक उसको जस्टिस दे पाते हैं, या कितना इम्पोर्टेंट होता है एज अ राइटर टू सी द फिनाले ऑन द स्क्रीन? ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कब से आप सिंगापुर में रहते हुए भी बम्बई में लगी हुई हैं कि यहाँ पे ये उत्सव चलता रहे। और मैं आपके साथ हमेशा, आपने मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, हर बार मैंने भी कोशिश की है, लेकिन कभी पूरी तरह और शो वाले दिन नहीं जुड़ पाया हूँ अपनी अलग अलग व्यस्तताओं की वजह से, वो चाहे लिखने की हो, चाहे अभिनय की हो, चाहे म्यूज़ियम बनाने की। इस बार अच्छा रहा कि भाग्यवश मैं बम्बई शहर में ही हूँ और आप भी यहाँ हैं और चारू जी भी यहाँ हैं और यथा कथा भी यहाँ है, और इसलिए हम सब लोग इस मंच पे जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आपके लिखने से लेकर के, या किसी भी लेखक के लिखने से, सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, किसी भी लेखक के लिखने से लेके जब वो आता है पर्दे पे या मंच पे, तो उसमें क्या अंतर कभी कभी हो जाता है। अक्सर ये अंतर होता है। कभी कभी निर्देशक सोचता है कि वो बेहतर लेखक है, और ये लेखक तो एक ऐसे इंटरमीडिएटरी था जिसने कुछ लिख दिया, अब हम बताएंगे उसको कि कैसे करना है। अक्सर अभिनेता उसको बदल देते हैं। अक्सर अगर स्टार हुए तो वो कहते हैं नहीं नहीं यार ये है तो अच्छा, और मैंने मगर इसको तुम ऐसे कर दो। बल्कि ये कहानी बड़ी अच्छी है राजेंद्र सिंह बेदी साहब की, कि राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने एक फिल्म लिखी और वो बनने लगी, तो उसमें कुछ स्टार ने कहा कि ऐसा कर दो, और कुछ डायरेक्टर ने कहा कि कुछ ऐसा कर दो, फिर प्रोड्यूसर बोला नहीं नहीं यार कुछ ऐसा कर दो। करते 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 फिर फिल्म चलती रही 1-1.5 साल तक, जैसा 1.5 साल का गेस्टेशन पीरियड आमतौर से एक फिल्म का होता है। तो 1.5 साल के बाद की बात है कि एक दिन वो डायरेक्टर आया और बोला यार राजेंद्र यार ये बदल दे, पैराग्राफ छोटा सा एक लाइन है उसको बदल दे। तो उसका मैं नहीं बदलूँगा। तो उसने कहा नहीं भाई क्यों नहीं बदलोगे? नहीं ये मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, चाहे तो मेरा गला दबा दो फिर भी मैं नहीं बदलूंगा। तो क्यों नहीं बदलेगा यार, एक लाइन तो बदलने के लिए मैं कह रहा हूँ। कहते ये मैं कतई नहीं बदलूंगा। कहते क्यों? तो इसलिए कि यही एक लाइन मेरी है जो स्क्रिप्ट में अभी भी बची हुई है, बाकी सब तो आप लोग पहले ही बदल चुके हैं तो अक्सर ऐसी भी स्थिति होती है कई वजहों से। और मैं अक्सर कहता हूँ, और इसमें अक्सर एक्टर्स की गलती ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कभी कोई लाइन बोल नहीं पाते हैं, कोई सिंटैक्स नहीं बोल पाते हैं, कोई वर्ड नहीं बोल पाते हैं, कोई चीज़ उनको लगता है ये कौन समझेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा, तो उनको लगता है पूरी हम ही तो पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया नहीं समझेगी। इसमें उनकी गलती अक्सर होती है। और मैं अक्सर अभिनेताओं से कहता हूँ कि देख यार एक ही गलती है इस राइटर की, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, कि वो ज़िंदा है। तो कहने लगे क्यों ज़िंदा क्यों है? मैंने कहा अगर ये शेक्सपियर होता जो कि मर गया था,
तो आपने कहते यार बदल लेते हैं, शेक्सपियर को कहाँ बुरा मानने वाला है। ये अगर ये कालिदास होता तो भी आप न बदलते क्योंकि वो मर चुका है। ये अगर बर्नार्ड शॉ होता तब भी आप नहीं बदलते। ये अगर धर्मवीर भारती का अंधायोग होता तो भी आप नहीं बदलते। लेकिन क्योंकि ये राइटर अभी जिंदा है और सामने बैठा है, इसलिए आप उसकी चीज़ों को बदल दे रहे हैं। तो इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि लिखने वाला नहीं है, जो लिख गया है उसने कुछ सोच के ही लिखा होगा, तभी वो लिखता है और तुम नहीं लिखते हो, तभी वो अभिनय नहीं करता और तुम अभिनय करते हो। तो इसलिए राइटर ने कुछ सोच के लिखा होगा। अक्सर राइटर्स बहुत सी चीज़ें गलत लिखते हैं। शेक्सपियर ने अपने नाटक मैकबेथ में एक लाइन लिखी है, जब मैकबेथ की बीवी आत्महत्या करती है तो एक नौकर दौड़ के आता है राजा के दरबार में, मैकबेथ के दरबार में, और कहता है कि द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड। तो ये सेंटेंस तो मुझे बिल्कुल गलत लगता है, शायद शेक्सपियर को लिखना नहीं आता होगा। द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड, सीधा सीधा सेंटेंस ये है द क्वीन इज डेड माय लॉर्ड, या और बेहतर सेंटेंस है माय लॉर्ड द क्वीन इज डेड। तो शेक्सपियर ऐसा क्यों कर रहा है द क्वीन, फिर रुक जाता है माय लॉर्ड इज डेड। इसका क्या मतलब हुआ टेढ़े मेढ़े सेंटेंस का? टेढ़े मेढ़े सेंटेंस का मतलब है कि नौकर जिस मनः स्थिति में अंदर भाग के आया है, खबर जो देख के आया है कि रानी ने अपने आप को फांसी लगा ली है, तो वो ही इज सो फुल ऑफ दैट न्यूज ऑफ द क्वीन, फिर उसको याद आता है यार दरबार का प्रोटोकॉल है, माय लॉर्ड कहना पड़ता है पहले, वरना तो गर्दन काट दी जाएगी। फिर वो न्यूज़ पे आता है इज डेड। तो कितना मनः स्थिति और कितनी स्थिति सब उसमें शामिल हैं, जिसको बना समझे एक्टर कहता है यार ये क्या इसने बोल दिया, शेक्सपियर ने क्या लिख दिया, ये द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड, माय लॉर्ड द क्वीन इज डेड। सिंपल सा सेंटेंस है। ये चीज़ समझने के लिए एक्टर्स की है कि अक्सर लिखने वाले ने अगर लिखा है तो क्यों लिखा है, एक पर्टिकुलर तरह का सिंटैक्स क्यों लिखा है, एक पर्टिकुलर तरह की गलती क्यों की है शेक्सपियर ने या किसी भी लिखने वाले ने, उसको समझने की अकल अभिनेताओं में होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर और रोचक तरीके से आपने इस सिंटेक्स की महत्ता और भाषा की महत्ता, एक्सप्रेशन में कैसे ज़रूरी है बताया। लेकिन चूँकि आप हर फॉर्मेट में लिखते हैं, एज अ ऑथर ऑफ अ बुक, as a playwright and as a screenplay writer and of course a prolific actor yourself, तो अभी इन तीनों विधाओं में एंड इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम आपका कि म्यूज़ियम्स का क्यूरेशन और उसके लिए जो कंटेंट क्यूरेट किया गया होगा म्यूज़ियम पे रखने के लिए, और हमारी बनारस की विरासत के ऊपर आपकी किताब है, तो बनारस कल्चरल कैपिटल के से ज़्यादा उससे बड़ा तो अभी तक, जबकि कैलकटा को भी कहते हैं, लेकिन चूंकि मैं यूपी से हूँ तो मुझे बनारस से थोड़ा ज़्यादा प्यार है। तो उसके तहत आपसे पूछना चाहूँगी कि इन सभी विधाओं में लिखते हुए क्या अंतर है एज अ राइटर, और क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, हाउ टू स्विच ऑन एंड ऑफ टू एड्रेस द राइटफुल वे ऑफ अप्रोचिंग दीज जॉब रोल्स और जॉब प्रोफाइल, या जो काम आपने लिया है जिस क्षेत्र के लिए लिख रहे हैं। ममता जी, पहली बात तो मैं ये यहाँ पे एक शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आपने बहुत सही चिंतन में थी आप कि बनारस तो कल्चरल कैपिटल है हिंदुस्तान का या स्पिरिचुअल कैपिटल है हिंदुस्तान का, हालांकि कलकत्ता भी है आपने कहा। अब मैं आपको बताऊँ सबसे बड़े कलकत्ता वाले का क्या बयान था। और जब मैं सबसे बड़ा कलकत्ता वाला कह रहा हूँ तो न सिर्फ सबसे बड़ा कलकत्ता वाला, बल्कि सबसे बड़ा ढाका वाला और सबसे बड़ा कलकत्ता वाला और सबसे बड़ा बंगाली और सबसे बड़ा बंगाल वाला, जिनका नाम था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक किसी प्रश्न के जवाब में नहीं, स्वयं एक जगह एक निबंध में लिखते हैं कि अगर भारत का कोई कल्चरल केंद्र है तो वो काशी है, और अगर भारत में कभी कोई ऐसी लाइब्रेरी बने या कोई ऐसा आर्काइव बने जहां भारत की जितना भी विविध साहित्य है, चाहे वो धर्म का साहित्य हो, चाहे वो पुराने विज्ञान का साहित्य हो, चाहे वो दूसरे किस्म का सारा साहित्य हो, अगर कहीं उस सब ज्ञान के भारत के भंडार को कहीं रखा जाना चाहिए तो वो जगह बनारस है। ये वो गुरुदेव कह रहे हैं जिनके अपने शहर कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी है, जो अंग्रेज़ों ने सन 1800 कितने में इस्टेब्लिश कर दी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अभी तक भी है। यहाँ कितने मील किताबें तो केवल एक आशुतोष बनर्जी ने भेंट की हैं। तो वहाँ रहने वाले गुरुदेव भी ये नहीं कहते हैं कि कलकत्ता में तो है ही, उसको और बढ़ाएंगे। वो कहते हैं अगर कोई जगह बननी चाहिए भारत की सभ्यता का केंद्र,
तो वो काशी में बनना चाहिए। तो अब ये तो जवाब बंगाल का और कलकत्ते का और बनारस का हुआ। अब जो आपने बात कही है कि किस तरह से आप अलग अलग चीज़ों का चुनाव करते हैं, और बल्कि ये जो एक सेंटेंस यहाँ पे बहुत आपने अच्छा लिखा है, दैट हाउ एंड वाई इट शेप्स द आउटकम when you are writing for movies or theater or books or museum, how and why it shapes the outcome. I would like to say that actually the reverse happens, because you should be aware of the outcome vis-a-vis the audience. तो इसलिए मेरे ख्याल से वो डिटरमिन करता है कि आप कैसी भाषा का चुनाव करें। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मैं नाटक या फिल्म लिख रहा हूँ तो वहाँ तो अक्सर मेरे पात्र, मेरे चरित्र ही भाषा का तय करते हैं कि वो कौन सी भाषा बोलेंगे। अभी जैसा यहाँ जिक्र हुआ कि मेरी अभी एक फिल्म 1 हफ्ता पहले रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है मुजीब एक तो जातीय रूपकार। द ओरिजिनल फिल्म इज़ इन बांग्ला, देयर इज़ अ हिंदी वर्जन ऑल्सो जिसका नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। शेख मुजीबुर रहमान पे, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी और जिन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत को अपना राष्ट्रीय गीत बनाया था, अमार सोनार बांग्ला, आमी तुम्हारे भालोबाशी। और बाय द वे बांग्लादेश शब्द भी है, ये किसी और का नहीं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बनाया हुआ है कि अवर बंगाल शुड बी नोन एज बांग्लादेश, एंड ही एडॉप्टेड दैट नेम। तो अब मैं अगर मैं शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ तो नेचुरली शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला बोलेंगे, लेकिन कहाँ की बांग्ला बोलेंगे? ईस्ट बंगाल की या लोअर बंगाल की बांग्ला बोलेंगे। लोअर बंगाल की बांग्ला अपर बंगाल की बांग्ला से या वेस्ट बंगाल की बांग्ला से बहुत फ़र्क है। जैसे मैं जब पहली बार ढाका गया तो मैंने कहा बंगालियों को इम्प्रेस करता हूँ, तो जितनी बंगाली आती थी मैंने कहा सब इन पर प्रैक्टिस करो। तो मैंने कहा आमा के जौल दाओ, तो वेटर ने कहा जॉल? हाँ, मैंने कहा यार इसको जल तक और जॉल तक मैं तो सही प्रोनाउंसिएशन में बोल रहा हूँ, वो भी नहीं पता है। तो हमें बुझे नहीं। तो फिर किसी और ने बोला रेस्टोरेंट में बैठे हुए, पानी दाओ। तो मुझे समझ आया वहाँ तो पानी बोलते हैं, जॉल तो वेस्ट बंगाल में बोलते हैं। वो तो हमारे घर की भाषा बोल रहा है, मेरे लखनऊ की भाषा बोल रहा है कि पानी दाओ। तो मैंने कहा हाँ पानी दाओ, हाँ पानी। तो इसलिए वहाँ की भाषा थोड़ी सी फ़र्क है हर तरह से। तो अब मैं अगर शेख मुजीबुर रहमान बात करें तो वहाँ की भाषा में करेंगे। जहाँ तक सिर्फ भाषा का सवाल है, उनका अपना एक तरीका होगा जो मैं उनके भाषणों से निकालना पड़ेगा। उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान से बात करने के लिए अगर कोई पंजाबी सिपाही आता है, वो तो नहीं बंगला जानता, उसको तो पाकिस्तानियों ने भेजा है कि जाके 2 कंटाप मारो मुजीब को और अरेस्ट करके ले आओ। तो वो अपनी भाषा में बोलेगा, ओए चुप बैठ, वगैरह 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 जो भी बोलेगा। उसी फिल्म में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं तो अंग्रेज़ी में बोलते हैं। उसी फिल्म में अगर जिन्ना साहब आते हैं तो अंग्रेज़ी में बोलते हैं, क्योंकि जिन्ना को उर्दू नहीं आती थी। जिन्ना तो बेचारे गुजराती आदमी थे, गांधी जी की तरह थे, वहीं के रहने वाले थे। तो वो अंग्रेज़ी में बोलते हैं क्योंकि जिन्ना को अंग्रेज़ी आती थी। जिन्ना ने ज़िंदगी भर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इंग्लैंड के कोर्ट में भी उन्होंने जो है वो वकालत की थी, तो वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो अक्सर भाषा का डिटर्मिनेशन हमारे पात्र करते हैं कि उस पात्र की सोशियोलॉजी क्या है, कहाँ का रहने वाला है, वो उस पात्र की साइकोलॉजी क्या है, कैसे बात करता है, उस पात्र का सब कुछ कैसा है, उसका अपना परिवेश कैसा है, इस पर निर्भर करता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब जैसे मान लीजिए इसी फिल्म में हमारी एक नरेटर है, और नरेटर कौन है? शेख मुजीबुर रहमान की पत्नी नरेटर हैं, जो पूरी कहानी सुना रही हैं आपको। क्योंकि 5 साल की उम्र में शादी हो गई थी शेख मुजीबुर रहमान से, और शेख मुजीबुर रहमान के मरने के 3 मिनट बाद उनको भी गोली मारी गई थी। तो उस बच्ची ने 5 साल की उम्र से जब से होश संभाला है और जब तक होश खोया है तब तक उसने पूरे मुजीब की कहानी को बड़े पास से देखा है। तो अगर वो हमारी नरेटर है तो नरेटर की भाषा एक न्यूट्रल भाषा होगी, लेकिन न्यूट्रल भाषा में भी कितनी न्यूट्रलिटी होगी, कैसी वो चुनाव करेंगे शब्दों का, वो गृहिणी है। तो वो गृहिणी वाली भाषा में बात करती है आपको। वो ऐसी कोई नहीं कथा सुना रही है कि फिर हमने विचार किया बैठ के कि क्या पिताजी के दिवंगत होने के बाद में हम क्या करें। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जानबूझ के, तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। दिवंगत तो कोई होता ही नहीं है भारत में, सिर्फ रेडियो पे दिवंगत होते हैं लोग,
या कभी कभी जो वो जो ऑबिचुरी की एड्स हो उसमें दिवंगत होते हैं लोग, बाकी तो हमारी ज़िंदगी में थोड़े ना, हेलो आज पिताजी दिवंगत हो गए हैं, ऐसा दिवंगत तो कोई होता ही नहीं हमारे यहाँ पे, अगर हम हिंदी की भाषा करें तो ये कहते यार पिताजी नहीं रहे यार, या मुंबई में हुए तो डैडी ऑफ हो गए यार, मतलब जो भी कहें हम, दिवंगत तो सिर्फ हमारे यहाँ रेडियो में होते हैं लोग। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए बिल्कुल घरेलू भाषा में वो कहानी सुना रही है अपनी, क्योंकि वो घरेलू औरत थी, वो बड़ी राजनीतिक तौर से बड़ी सुबूझ थी, लेकिन फिर भी घरेलू औरत थी। तो अक्सर वो कैरेक्टर्स डिटरमिन करते हैं। हाँ, जब आप किताब लिखने पे आए किसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए बनारस वाली किताब है, तो बनारस वाली किताब में कहीं ना कहीं थोड़ी सी फॉर्मेलिटी भी आएगी, क्योंकि आप एक न्यूट्रल ऑडियंस के लिए कह रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश अपनी, अभी दिस इज़ द पर्सनल सिग्नेचर, मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी हम आम फहम भाषा में बात करें, नो मैटर कि विषय क्या हो, तो उतना ही अच्छा रहेगा। अब बचे म्यूज़ियम्स में भी भाषा का प्रोग्राम का प्रयोग जो है एक बड़े मज़ेदार तरह से करना पड़ता है कि म्यूज़ियम्स में आप कैसे कहानी सुना रहे हैं। अक्सर म्यूज़ियम्स जब सुनाते हैं, कहानी नरेट करते हैं, तो एक गॉड्स वॉइस में करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन द 2nd of October 1869 इन द स्मॉल सिटी ऑफ पोरबंदर, वगैरह वगैरह। तू कौन है जो कहानी सुना रहा है यार? तू महात्मा गांधी का रिश्तेदार है? नहीं, वो एक गॉड है जो सब कुछ आता है, पूरी कहानी सुना रही है। Then a man came, assassin came very close to him from the 3 feet range. He pumped 3 bullets into Mahatma Gandhi. भाई तू वहाँ था? नहीं था। तो मेरी कोशिश होती है कि म्यूज़ियम्स में भी जब मैं बनाऊँ तो एक पर्सनल टच रखूँ उसमें। अब अगर मेरे महात्मा गांधी के म्यूज़ियम में आप जाएंगे, जो कि गांधीनगर में स्थित है और जो कि संसार का सबसे बड़ा संग्रहालय है, अनुभूति संग्रहालय है, दैट मीन्स एक्सपीरियंशियल म्यूज़ियम है, जहां आप जा सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपीरियंशियल म्यूज़ियम है किसी भी व्यक्ति पे आधारित। वहां अगर आप जाएंगे तो वहां ये कहानी आपको कैसे सुनने को मिलेगी? वहां आपको ये कहानी ऐसे मिलेगी, मैं कौन? अच्छा हाँ, मैंने बताया नहीं ना, मैं उत्तम चंद गांधी। उस दिन मैं घर गया, शायद हाँ 2 अक्टूबर का दिन था, तो समझ गए कि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी पैदा हुए थे। क्योंकि अब गांधी म्यूजियम में इतनी अकल तो ऑडियंस में है ना, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन पैदा हुआ, बकरी पैदा हुई कि आदमी पैदा हुआ कि गांधी पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ, उसको पता है कि क्या हो रहा है। तो उस कहानी को कैसे कहा जाए, ये मेरी कोशिश होती है। ये मैं पर्सनल सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई इतनी सारी, और महिलाओं को ख़ास करके मैं बताना चाहता हूँ कि जब गांधी जी के शादी के जगह पहुँचते हैं हम इस म्यूज़ियम में, तो अचानक आवाज़ गॉड्स वॉइस नहीं सुनाई देती। महात्मा गांधी वॉज मैरिड ऑन दिस डे इन दिस टू अ गर्ल हु वाज 6 months ओल्डर टू हर फलाना, ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता। And a museum's necessary duty is to give you information as well. But how does information is passed by my museum or me is certainly when you come to this wedding thing, एक 13 साल की लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, कल ना शादी रचा के मैं अपने घर आ गई, ससुराल आ गई। खिड़की कमरे की खोलो ना तो ठीक सामने मेरा घर दिखाई देता है, पर पता नहीं क्यों लगता है बहुत दूर है। शायद इसी को तो ससुराल कहते हैं। टंग खत्म। अब ये जो है, तो आपको ज्योग्राफी समझ में आ गई कि कस्तूरबा का घर महात्मा गांधी के घर से बिल्कुल पीछे था। पिक्चर भी हम दिखा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इसको बजाय कहने के गांधी ससुराल वाज वेरी क्लोज टू हिज मायका, ये कहने के आप किस तरह उसको ह्यूमनाइज करके कहें तो ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये भाषा का चुनाव इसके आधार पे करना पड़ता है कि किस तरह के पात्रों से और किस तरह से और किस तरह की ऑडियंस से आप बात करना चाहते हैं, किस सुर में बात करना चाहते हैं। आप उनको डोमिनेट करके बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन और मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो खड़े हो गए तुम, या आप एक कहानी की तरह उसको सुना रहे हैं, कैसे सुना रहे हैं? बहुत ही रोचक अंदाज अगेन आपका जो स्टोरी टेलिंग का है। बट मुझे लगता है कि हर लेखक को ये देन नहीं होगी जो आपके पास है कि आप बहुत ही रोचक तरीके से अपनी कहानी सुनाते भी हैं। स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ अलग है अपना, और जो आपका पर्सनल टच है जो कहानी को जीवंत कर रहा है हम लोगों के लिए अभी भी और आपकी बाकी कामों में भी।
लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सब लेखक इतने ब्लेस्ड नहीं होते कि आपकी तरह अदाकारी भी आती हो, लेकिन हर आज के टाइम पे जो मीडिया और कंटेंट इंडस्ट्री है जिसकी बैकबोन राइटर्स हैं, तो उनकी स्थिति आपको लगता है कि इम्प्रूव करनी चाहिए? कैसे सुधार लाया जा सकता है कि उनको भी उस फेम मनी हर चीज़ का बराबर एक विजिबिलिटी मिले, या डू यू थिंक इंडस्ट्री इज डूइंग इनफ फॉर द राइटर्स? No, not at all. Industry is not doing enough for the writers, neither here nor even in America. तभी तो अमेरिकन राइटर्स अभी तक हड़ताल पे थे, परसों तक या पिछले हफ्ते तक, और अभी भी बाकी उनके आर्टिस्ट गिल्ड अभी भी हड़ताल पे है। तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इतनी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है कि आप हड़ताल पे भी नहीं जा सकते, वरना तो हम लोग भी हड़ताल पे चले जाते कि हमको बेहतर राइट्स मिले। हमारे यहाँ आपको पता है कि अगर आप मनरेगा में काम करते हैं, जहाँ मिनिमम आपको महात्मा गांधी रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम में आप अगर काम करते हैं तो आपको पता है कि आपको 215 रुपये मिलेंगे। उसमें कभी ठेकेदार बीच में मार लेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन 215 रुपये की गारंटी सरकार की तरफ से है। हमारे यहाँ फिल्म राइटर्स के पास ज़ीरो गारंटी है, और साहित्यिक राइटर्स के पास तो गारंटी है कि एक पैसा नहीं मिलेगा या बहुत ही कम पैसे मिलेंगे। हमारे यहाँ देश के अधिकतर प्रकाशक जो हैं, आप उनसे जाके पूछ सकती हैं कि वो कितने पैसे देते हैं। वो 8 कॉपी 9 कॉपी ज़रूर दे देते हैं आपको, लेकिन सिर्फ 8-9 कॉपी। अगर 300 रुपये की किताब है तो आप 2400 रुपये की किताबें आपको मिल गई, बाकी दैट्स इट। गारंटी तो मिलती नहीं है, बहुत ही कम रॉयल्टी मिलती है, या ना के बराबर मिलती है, या उसके कोई काउंट रखने का हिसाब किताब नहीं है। तो हमारे यहाँ ये तो प्रॉब्लम है बहुत। और हम जब राइट साइन करते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग राइट साइन कर देते हैं। इसलिए आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके मंच पे आज यहाँ पे टंडन साहब को आपने बुलाया था, जो कि इंडियन सिंगर्स राइट्स सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि कम से कम कलाकारों के लिए भी तो कोई गारंटी होनी चाहिए। आज कुलदीप सिंह जी आपके यहाँ मैंने देखे थे, पिछले सेशन में बैठे हुए थे। कुलदीप सिंह जी का एक गाना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, पिछले 40 सालों से एक एंथम की तरह गाया जाता दुनिया भर में। उनको 40 रुपए नहीं मिले आज तक ज़िंदगी में उस गाने के लिए, जो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो ऐसे माहौल में काम करना नेचुरली उतना इंस्पायरिंग नहीं होता जितना कि होना चाहिए। लोग करते हैं क्योंकि उनका अपना कंपल्शन है, उनके अंदर एक आर्टिस्टिक कंपल्शन है, एक पैशन है, इसलिए वो करते हैं। जहाँ तक दूसरी बात आपने कही कि सारे लेखक शायद आपकी तरह अदाकार नहीं होंगे, इस पे मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जो नाटककार होगा उसको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली इस लफ्ज को, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को कैसे मंच पे बरता जाएगा। अगर उसको एंड प्रोडक्ट का ही पता नहीं कि कैसे बरता जाएगा तो वो लिखेगा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं नाटक कर रहा हूं, अब निर्देशक देख लेगा कि इसको कैसे बरता जाना है। एंड प्रोडक्ट का ज्ञान तो नाटककार को या फिल्म डायलॉग राइटर को होना ही चाहिए, वरना वो नाटककार है ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि शेक्सपियर अगर गलत लाइन लिखता है तो उसको पता है कि इसको बरता कैसे जाएगा, तभी तो गलत लाइन लिख रहा है। तो ये तो पता ही होना चाहिए। तो इतना अभिनय आना या उसकी सूझ होना, जैसे कि अगर मैं गीतकार हूं तो हो सकता है कि मैं अच्छा ना गा पाता हूं, लेकिन मैं हारमोनियम पे जब बजाऊंगा तो मुझे सूझ से अपनी पता होना चाहिए कि जब इसको शान गाएगा तो ये कैसा लगेगा, और इसको फीमेल वॉइस में अगर श्रेया गाएगी तो कैसा लगेगा। इतना तो हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम शांतनु मोहित्रा बन सकते हैं, वरना हम नहीं बन पाएंगे। जो आपने कहा कि लेखक के को इतनी सूझ होनी चाहिए और अदाकारी थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। तो जिस तरह आजकल इंडस्ट्री बदल रही है, OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और अन्य माध्यम से, और आजकल हर कोई क्रिएटर है, तो इस ज़माने में भाषा का स्तर गिर रहा है, उठ रहा है, या आपकी समझ से किस तरह उसको बचाया जा सकता है या संभाला जा सकता है? बिल्कुल सही है कि भाषा का स्तर जो है वो एक तो हमेशा एक जैसा रहता नहीं है,
बदलाव ही अकेला एक बिन बदली चीज़ है दुनिया में, बदलाव तो होते रहेंगे। ख़राब बात अक्सर ये लगती है जब आप OTT में अक्सर जाके देखते हैं कि अक्सर गालियों वगैरह का इस्तेमाल बिला वजह होता है। आप लगता है इसमें गाली डालने से क्या फ़र्क पड़ गया, अगर नहीं गाली पड़ी होती तो क्या ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग नहीं होती, या इसमें गाली नहीं होती तो क्या ये डायलॉग अपने आप पे इंटरेस्टिंग नहीं होता, या इसको क्या किसी दूसरी तरह से लिखा नहीं जा सकता था। तो मेरे ख्याल से एक ये है कि नई नई छूट मिली है अभी, तो उसका कुछ ज़्यादा ही अभी पेंडुलम दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि अभी तक बिल्कुल पेंडुलम को यहीं बांध दिया जाता था, इससे आगे नहीं जाना है। तो छूट मिली है तो पेंडुलम बेचारा भागा चला जा रहा है दूसरी तरफ को। मुझे लगता है थोड़े दिनों में ये रुक जाएगा, क्योंकि उससे कोई एडेड बेनिफिट नहीं मिल रहा। नहीं, समाज में भी लोग गाली देते हैं, बिल्कुल देते हैं, सही बात देते हैं, लेकिन सब कुछ तो नहीं दिखाते हैं। समाज में और जीवन में तो मैं रोज़ सब सुबह सुबह उठ के पहले कुछ और करने जाता हूँ। मैंने तो नहीं देखा पहले कि मेरा हीरो रोज़ सुबह कहे रुक जाओ पहले मैं अंदर से होके आता हूँ, नित्य कर्म से निवृत्त होके आता हूँ, ऐसा तो नहीं कहता कोई, दिखाया जाता है। तो सिर्फ यही कहे तुमको, यही तुमको सच्चाई कहे दिखानी गाली में, बाकी चीज़ों में तो तुम नहीं दिखा रहे हो उनको। तो इसलिए मुझे लगता है, इसको आप मेरी उम्मीद कह सकते हैं क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, कि शायद ये पेंडुलम जल्दी ही लौट के आएगा। मैं बिल्कुल गालियों के इस्तेमाल से मुझे गुरेज नहीं है, जहाँ उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे समाज में तो जैसा रेखा जी बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले पिछले सेशन में, कि हमारे यहाँ भी शादी में बाकायदा नकटोरे में गालियाँ गाई जाती हैं। जब बारात आती है तो लोग गालियाँ गाते हैं, इसलिए गाते हैं कि शादी का रिश्ता ही जो है उसके बेसिस में सेक्सुअलिटी है। तो अगर आज हम सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो किस दिन करेंगे? ये भी तो हमारी रियलिटी है। तो ऐसा तो नहीं कि वी आर इंडियंस, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। वी आर इंडियंस एंड वी टॉक अबाउट इट, बट द थिंग इज हाउ डू यू यूज इट। एरिस्टोफेनिस नाम का एक ग्रीक प्ले राइट, जो उस जमाने का, जिस जमाने के सोफोक्लीस जैसे, यानी अर्लीस्ट ग्रीक प्ले राइट्स में सोफोक्लीस नाम का एक प्ले राइट है। और सोफोक्लीस के बहुत सारे प्लेज हैं, जैसे एरिस्टोफेनिस, सोफोक्लीस करें, एरिस्टोफेनिस के बहुत सारे प्लेज हैं, जैसे कि लिसिस्ट्राटा। अब लिसिस्ट्राटा पूरा नाटक जो है वो लिखा गया है गालियों में, पूरे नाटक की शब्दावली में गालियाँ ही गालियाँ हैं। लेकिन कितना गंभीर, कितना सुंदर, कितना हास्यपूर्ण नाटक है वो, कि आप देख करके चकित रह जाएंगे कि यार कैसे भी लिखा जा सकता है, जबकि उसमें गालियों का प्रयोग है। लेकिन गालियाँ वहाँ पे किसी दूसरी चीज़ के लिए के जगह वो प्लेस होल्डर्स होती हैं, एक अच्छी भावना के लिए प्लेस होल्डर्स होती हैं, एक अच्छी चीज़ के लिए। उनका जो बहुत ज़रूरी युद्ध विरोधी नाटक है जिसका नाम है लिसिस्ट्राटा एरिस्टोफेनिस का, वो पूरा गालियों से भरा हुआ। लेकिन गालियाँ ऐसे नहीं देने वाली गालियाँ, वो गाली शब्दों का प्रयोग कहीं और करता है। उसको अगर बोतल कहना है तो कुछ और कहेगा, इसलिए जो कि गाली वाला शब्द होगा। अब ये मज़े की बात है, रिवर्स में चल रहा है वो। यहाँ तो अच्छी बात कहने के लिए भी गाली का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये सोचने की बात है कि हम कैसे उसका प्रयोग कर रहे हैं। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बट कंक्लूजन में एक और फाइनल सवाल रहेगा कि हमारा मंच जो हमने ये यथाकथा शुरू किया है, जिसमें हम फिल्म और लिटरेचर को साथ में रख के चलना चाहते हैं, और मेन हमारा मुद्दा यही है कि कंटेंट इंडस्ट्री की बैकबोन जो राइटर्स हैं, आप जैसे लोग, उनके लिए अगर हम कुछ करना चाहें तो वो एक चीज़ क्या होगी? सबसे पहले तो शायद ये होगी कि आप लोग डिमांड करें कि पोस्टर पे राइटर का नाम आए। पोस्टर पे अक्सर ड्रेस डिज़ाइनर का नाम आता है, पोस्टर पे अक्सर बहुत से ऐसे लोगों का नाम आता है जिनका नहीं आना चाहिए। मार्केटिंग कौन कर रहा है आजकल, इसका नाम पोस्टर पे आता है। मार्केटिंग तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हो भी जाए और पता भी न चले, लेकिन नहीं, वो नाम आएंगे, राइटर का नाम नहीं आता है। तो ये चीज़ ही अगर आप लोग डिमांड करें, या अपनी तरफ से जेन्युइनली बिना नारा लगाए भी अगर जानने की कोशिश करें कि राइटर कौन है इस फिल्म का, तो मेरे ख्याल से यही, क्योंकि हर राइटर जो है वो 2-3 चीज़ों के लिए ही लिखता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है अर्थ ऐषणा। तो होती है कि भैया मेरा आर्थिक काम चले। लोक ऐषणा बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जनता, लोग, समाज मुझे जाने। तो ये अर्थ ऐषणा और लोक ऐषणा के लिए ही हर कलाकार काम करता है, राइटर भी काम करता है। तो कम से कम अगर आप लोग उसके बारे में जानें, पता करें,
थोड़ा सा कम्युनिकेशन करें, राइटर को एक चिट्ठी लिखें, एक ईमेल लिखें, बात करें, जब अपना रिव्यू लिखें। अक्सर रिव्यूज़ में भारत में देखता हूँ तो रिव्यू क्या लिखा होता है, द फिल्म इज़ वेरी बैड, द राइटिंग इज़ वेरी ऑर्डिनरी, दिस दैट फलाना ढिमकाना। मान लीजिए गणपत नाम की हम फिल्म की बात करें, अभी भी आई थी वो भी, तो वो सब तो ठीक था। जैसे ही स्टार का नाम आएगा, ही कैरीड द फिल्म अलोन ऑन हिज शोल्डर्स, जो स्टार है वो। अब भाई सवाल ये है कि he carried the film on his shoulders. He put the camera where it was supposed to be put. He wrote the script, what had to be written. He wrote the dialogues. He chose the clothes. He chose, अमिताभ बच्चन chose कि ये जो गणपत नाम की फिल्म है, इसमें मैं पहले आंख पे एक पट्टी बांधूंगा, फिर ऊपर से चश्मा लगाऊंगा। Did he choose it? No, he did not. There is a whole team of people which is working behind him to make that image. So he is the only good fellow in the whole film because he is a star. और स्टार से पंगा हम नहीं ले सकते। आप कोई भी रिव्यू उठा के देख लीजिए, जिसमें रिव्यू ने 0 स्टार दिया हो, 1 स्टार दिया हो, हाफ स्टार दिया हो, फिर भी आप देखेंगे कि उसमें स्टार की ज़रूर तारीफ होगी। वो तो उसने बहुत कोशिश की बेचारे ने, लेकिन बाकी सब ने उसको डुबो दिया। पैसा सबसे ज़्यादा उसी को दिया, मगर डुबो दिया बेचारे को। तो अगर ये ना करके थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी बराबर का क्रेडिट दें तो हम सबको भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपने इतना समय दिया हमें, और हमारा आगे भी मार्गदर्शन आपका चाहिए होगा हमारे इस मुहिम के लिए कि लेखकों को हम सामने ला सकें और उतना फेमस करें ना करें, स्टार बने चाहे ना बने, बट जो उनको रिकग्निशन और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो हम दे पाएँ, और हमारे मन से हम यही चाहते हैं। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ममता जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।